हेलो 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 मेरे सभी महारथियों का स्वागत है फिर से एक बार वेदांत महाराष्ट्र एलिमेंटल चैनल पे। और हम चला रहे हैं आपके लिए विजय सीरीज। जितने भी हमारे 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विजय सीरीज है वाईटी के ऊपर। इसमें हम आपके जो 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के जो लेक्चर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सारे जो लेक्चर्स है उसको हम वन शॉट में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे बैचेस के अंदर मतलब पेड बैचेस के अंदर भी 11th के लिए बैचेस है। वैसे आपको मैं बता दूं, देखिए जो हमारे 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेड बैच भी हमारे पास में है, जिसमें हम देखिए इस प्रकार से पूरा फीस का स्ट्रक्चर है यहाँ पर कि 1 ईयर का अगर प्लान लेते हो आप तो 1 ईयर में आपको ये 1 2 3 चीज़ें मिलने वाली है। ओके, प्राइम बैच में उसका इन्फिनिटी प्लस उसके बाद में इस प्रकार से। तो ये अपना न्यू के लिए को जो सीरीज़ है, जो न्यू के लिए जो बैच है मतलब 11 के लिए जो बैच है वो न्यू है, और जो 12 के लिए है शौर्य बैच है। इसको आप सिंगल बैचेस भी खरीद सकते हैं 11 12, और या फिर आप उसको दोनों खरीदना चाहते हैं दोनों भी खरीद सकते हैं आप। ओके, इस प्रकार से ये काम करता है, इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर है। उसके बाद देख सकते हैं आप कि हमारे खुद के 11 12 के जो बुक्स है ना वो आ चुके हैं। उसका सीरीज का नाम है तत्व बुक सीरीज। तो तत्व बुक्स में हमने सारे जो एमएसटी सीईटी के बोर्ड के जो बुक्स है, जो भी मार्केट में सारे बुक्स है, उन सभी चीज़ों को ध्यान से समझ के, उसके बाद बोर्ड के पैटर्न को ध्यान को समझ के सारी चीज़ें एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड की है, ताकि मतलब स्टूडेंट्स को हर पब्लिकेशन पढ़ने का काम ना पड़े। उसको आपको PYQ, उसके बाद में मीडियम लेवल, लोअर लेवल, हायर लेवल सारे प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे मिल सके। तो इसको हमने बहुत स्टडी करके, बहुत मेहनत करके साल भर उसको तैयार किया है। तो आप ये बुक भी ले सकते हो, सारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी चीज़ों का दिया हुआ है। उसके अलावा हमारे अगर आप ऑफलाइन में कहीं पर कोचिंग करना चाहते हो वेदांतों में, तो वेदांतों के कोचिंग सेंटर महाराष्ट्र में कहाँ आहे तो आपल्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पुण्यामध्ये PCMC, स्वारगेट, औंध, सिंहगड, तो पुण्यामध्ये आपले 4 सेंटर आहेत वेदांतूचे। नंतर महाराष्ट्रामध्ये अमरावतीला आहे, बुलढाणाला आहे, नागपूरला आहे, अहिल्यानगर, जळगाव या ठिकाणी पण आपले काय आहेत सेंटर आहेत ऑफलाईनचे, राईट। त्यानंतर आपण पाहू शकतो की आता एक आम्ही नवीन याच्यामध्ये ऑफर आणलेली आहे। एक तुम्हाला याच्यामध्ये एक मिळणार आहे की IVSAT ही एक्झाम आहे। तर तुम्ही आमच्या चॅनलवर जायचं आहे किंवा या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचं, तिथे तुम्हाला हा फोटो तुम्हाला पाहायला मिळेल, ते तुम्हाला इनरोल करायचं आहे। जर तुम्ही इथे जाऊन IVSAT एक्झाम जर दिली तर त्या एक्झाम नंतर तुम्हाला कुठल्याही कोर्सला 90% पर्यंत स्कॉलरशिप मिळू शकते। ओके, तर या सर्व गोष्टी आपण आता इथे सांगितलेल्या आहेत। तर आता अपन अपने चैप्टर शुरुआत करूँगा। अपना चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। ओके बेटा, कौन सा चैप्टर है अपना? लॉज ऑफ मोशन। मैं एक बार देख लेता हूँ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। बिल्कुल ऑडियो वीडियो क्लियर है यहाँ पे। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, मस्त, बहुत बढ़िया। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो बेटा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर देखिए आप लोग, ये अपना 3rd चैप्टर है, राइट, फिजिक्स का 11th का। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अपने को दी गई हैं। तो बेटा लॉज ऑफ मोशन में 11 12 थोड़ा सा आपने 10 तक पढ़ाई है कि लॉज ऑफ मोशन ये किसके बारे में है कि लॉज ऑफ मोशन में हम न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं, राइट, न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं। इसमें थोड़ी सी जानकारी और अपने को ज़्यादा दी गई है कि थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर अपने को जानकारी दी गई है कि देखो होता क्या है, काइनेमैटिक्स। यहाँ पर एक वर्ड आता है आपको काइनेमैटिक्स। तो काइने मतलब क्या, अपनी काइनेटिक एनर्जी। मैटिक्स मतलब क्या, मैथमेटिक्स मतलब जिस चीज़ में काइनेटिक मतलब जो चीज़ें मोशन में है, राइट। मोशन मतलब क्या होता है, सबसे पहला कंसेप्ट होता है फिजिक्स के अंदर। अगर जब मैं मोशन पढ़ने को स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहला कंसेप्ट होता है पोजीशन। सबसे पहला कंसेप्ट होता है पोजीशन मतलब क्या है कि किसी फिक्स ऑब्जेक्ट से आपका डिस्टेंस क्या है उसको बोला जाता है पोजीशन, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर एक दीवार है और यहाँ पर एक बबलू खड़ा है, बबलू यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर दीवार है। तो फिक्स दीवार से उसका डिस्टेंस कितना है उसको बोला जाएगा आपकी पोजीशन, है ना। उसको बोला जाएगा पोजीशन। मतलब मान लीजिए कि यहाँ से ये 10 मीटर की दूरी पर है, तो ये बोला जाएगा इसका पोजीशन कि फिक्स वॉल से, है ना। जब हम घर बताते हैं अपना, जब हम अपना घर बताते हैं उसमें हम लैंडमार्क बताते हैं। उसमें हम क्या बताते हैं, लैंडमार्क बताते हैं। क्या होता है, तो उसके अंदर लैंडमार्क बताते हैं, है ना। तो कि ये जो लैंडमार्क है, ये जो दुकान है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, यहाँ से मेरा घर इतनी दूर पर है, तो ये बताया जाता है पोजीशन में, है ना। मतलब हम क्या करते हैं, पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए किसी फिक्स लाइन से, फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस बताते हैं, उसको बोला जाता है पोजीशन। अब मोशन में क्या होता है, टाइम के साथ में पोजीशन बार बार चेंज होती है। टाइम के साथ में पोजीशन बार बार चेंज होती है। अगर टाइम के साथ में पोजीशन बार बार चेंज हो रही है तो उसे ही मोशन बोला जाएगा। टाइम के साथ में पोजीशन अगर बार बार चेंज हो रही है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में अगर पोजीशन बार बार चेंज हो रही है तो उसी को मोशन बोला जाता है। ओके, ऐसा हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, हाँ, तो एकदम से यहाँ पर न्यूटन्स लॉ स्टार्ट हो जाता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। देखो आपको पेज नंबर 48 पे ये मिल जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ अपने बुक में, स्टेट बोर्ड की, राइट। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है।
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो उसको चेक करना पड़ता है। हाँ चलो इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ओके ओके ओके, शायद ये ब्लर हो गया है क्या? ओके कोई बात, चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि भैया जो ऑब्जेक्ट है वो है ना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो जब तक इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक ही अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो तो रेस्ट में रहेगा, रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, है ना। ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, रेस्ट में रहेगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता रहेगा, वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता रहेगा। एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है, जब तक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक जो बॉडी है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी और या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। समझ में आ रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है मतलब उनको समझाना पड़ता है, एक बार दो बार तीन बार, वो समझते नहीं है, लेकिन जब उसको पप्पा को बताया जाता है फिर पप्पा उसकी धुलाई करते हैं तो वो समझ जाता है। तो पप्पा ने जो फोर्स लगाया वो अनबैलेंस फोर्स था, तो वो जो अनबैलेंस फोर्स है वो उसको मोशन में लाता है। ओके, रेस्ट में है तो मोशन में लाता है, मोशन में है तो उसको स्टॉप करवाता है, ऐसा होता है, मतलब चेंज करवाता है कौन, अनबैलेंस फोर्स। तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि बॉडी रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, बॉडी रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, और यूनिफॉर्म मोशन unless it is acted upon by an external unbalanced force, external unbalanced force, है ना, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ऐसी यहाँ पर बात हो रही है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऐसा होता है। ओके, समझ में आ रहा है, ऐसा होता है ये। अब इसमें सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ कैसा होता है, सेकेंड लॉ में न्यूटन का अगर मैं सेकेंड लॉ यहाँ पर बताऊँ आपको, तो सेकेंड लॉ ये कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ में ये कहता है भैया कि न्यूटन सेकेंड लॉ में ये कहता है कि अगर आपने फोर्स लगाया बॉडी के ऊपर, फोर्स लगाया, न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के कारण बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन तैयार हो जाता है। फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर क्या तैयार हो जाता है, एक्सेलरेशन तैयार हो जाता है। मान लीजिए एक बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। मान लीजिए वो कैसा है, रेस्ट में है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, समझा, उसका इनिशियल वेलोसिटी कैसा है, जीरो है। तो उसका मान लीजिए धक्का देने के बाद में उसका जो वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी उसका बढ़ गया, जीरो से डायरेक्ट 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो या उसके अंदर क्या तैयार हो गया, एक्सेलरेशन तैयार हो गया, उसके अंदर क्या तैयार हो चुका है, एक्सेलरेशन तैयार हो चुका है। मतलब फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन तैयार होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है, जितना ज़्यादा मास होगा, है ना, अगर मास होता, जितना ज़्यादा मास होगा तो उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन तैयार करने के, ऐसा होता है। चलिए, ओके, क्लियर है बात। हाँ, इसको और भी तरीके से हम समझ सकते हैं, समझते हैं हम कि इसको थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, है ना। इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो देखो, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ या फिर तो उसको थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वॉल है, मान लीजिए यहाँ पर वॉल है और फिर यहाँ पे ये बॉल आया, यहाँ पे टकराया और फिर यहाँ से निकला, बॉल आया, टकराया और यहाँ से निकला, है ना, ऐसा यहाँ टकराया और यहाँ से निकला। तो यहाँ पर देखो इसका मास कितना है, स्मॉल है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। अब ये टकराया यहाँ पे, अब टकराने के बाद में ये निकला यहाँ पे, तो ये मास, तो उसकी वेलोसिटी बदल चुकी है, मतलब ये v बन चुका है। और जो टाइम लगा है वो टाइम कितना है, स्मॉल t है टाइम, उसके अंदर टाइम कितना है, स्मॉल t।
समझा? क्लियर है बात? क्लियर हो गई बात? तो बात ऐसी है यहाँ पे कि जो फोर्स है, जो फोर्स की बात हो रही है, फोर्स इज इक्वल टू जो फोर्स लगा है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, जो फोर्स लगा, देखो वॉल ने जो फोर्स लगाया बॉल के ऊपर, तो उसको अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो फोर्स इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, मतलब जो उसका फाइनल मोमेंटम है और माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये मैं लेता हूँ, P2 माइनस मैं P1 करता हूँ इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इन अ गिवन टाइम इंटरवल, मैं उसका रेट मोमेंटम में जो चेंज हुआ है वो निकालता हूँ। तो यहाँ पर आएगा एम वी माइनस आएगा एम यू और यहाँ पर आएगा टाइम। तो यहाँ पर मैं मास को कॉमन लेता हूँ, फिर यहाँ पे वी माइनस यू आएगा और डिवाइडेड बाय टाइम आने वाला है वी माइनस यू आएगा डिवाइडेड बाय टाइम आएगा, है ना, वी माइनस यू आएगा डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा ये सॉल्यूशन एम इंटू ई, समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। तो फोर्स यहाँ पर आएगा, फोर्स इक्वल यहाँ पर आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, वी माइनस यू अपॉन टी मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब, सिंपल सी बात है। ये हो गया न्यूटन का अपना, ये हो गया अपना न्यूटन का सेकंड लॉ, है ना। अभी थर्ड लॉ की भी यहाँ पर बात की गई है। थर्ड लॉ में कैसा होता है कि हर एक्शन को एक रिएक्शन मिलती है, हर एक्शन को एक रिएक्शन मिलती है। अगर मान लीजिए कि मैं अपना सर बढ़ाता हूँ दीवार के ऊपर ओके, तो दीवार मतलब दीवार का भी रिएक्शन होगा ना सर के ऊपर, तो यहाँ से एकदम से ऐसा खून बहने लगेगा, तो ऐसी बात होती है। मतलब हर एक्शन को एक रिएक्शन मिलती ही है, मतलब मिलती है, समझा? भले वो आज मिलेगी नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन रिएक्शन तो मिलेगी, समझ में आ रहा है? इसलिए हमें अगर जीवन में कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि रिएक्शन अपने को एक्शन करनी नहीं पड़ती, समझ में आ रहा है? कभी कभी तो कितना भी एक्शन करेगा ना तो कुछ होगा नहीं गोलू, तो तेरे को कभी कभी ऐसा कुछ चीज़ें छोड़ देनी पड़ती, छोड़ दो कुछ चीज़ों को, तो ये अपने आप चीज़ें बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, अपने आप चीज़ें होती रहेगी, ऐसा होता है ना। तो एक्शन को हर बार एक्शन नहीं करनी पड़ती अपने को, हर बार एक्शन मत करो, छोड़ दो भगवान के ऊपर, तो चीज़ें अपने आप कभी कभी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। अगर तो एक्शन करेगा तो रिएक्शन मिलेगी, तो होना तो वही है जो होना है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, इसमें ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की यहाँ पर बात की गई है। भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम की चीज़ क्या होती है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम की चीज़ क्या होती है, इसके ऊपर बात की गई है। तो आपको बताना चाहता हूँ मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बहुत सिंपल है लेकिन बच्चों को समझता नहीं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ट्राई करो आप लोग, थोड़ा ध्यान अगर दोगे तो बहुत आसान आसान चीज़ें यहाँ पर होती रहेगी। एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 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 नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप बोलोगे सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? तो देखो मान लो कि एक बॉडी है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बड़ा बात ऐसी है कि मान लीजिए आप एक कोई मान लीजिए कि आपके सामने सर्कुलर मोशन हो रही है, आपके सामने सर्कुलर मोशन हो रही है, एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये है सेंटर, और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ये पार्टिकल, है ना। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, आंखें है, इसकी आंखें है ये, है ना। तो ये पर्सन इसको ऑब्जर्व कर रहा है और ये रुका हुआ है, ये स्टेबल है, अपनी जगह पे रुका हुआ है, स्टेबल है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको ले जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तो ये स्टेबल होना चाहिए, एक तो ये एक जगह पे स्टेबल होना चाहिए, एक तो ये यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए। मान लीजिए कि इसकी यूनिफॉर्म मोशन में अगर है और ये यूनिफॉर्म मोशन में है ना, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में मतलब एक ही स्पीड से अगर घूम रहा है, कॉन्स्टेंटली अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में ये इनर्शियल है या फिर वो स्टेबल होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, एक तो स्टेबल होना चाहिए, एक तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए। तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, मान लो कि ये जो पार्टिकल है ना, जो गोल गोल घूम रहा है, ये पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है ना, देख लो, जो पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, तो मान लीजिए पार्टिकल अगर गोल गोल घूम रहा है, तो पार्टिकल के गोल घूमने से, पार्टिकल अगर गोल गोल घूम रहा है, तो मान लीजिए कि आप खुद वहां पर बैठे हुए हो, मान लो कि ये पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है और आप खुद सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, ओके। तो आपने देखा होगा कि 10th में आपने पढ़ा होगा कि सर्कुलर मोशन में
सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता होता है उसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही होती है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही होती है। तो सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं उसको? हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ओके, मतलब ये पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेशन में है, वो खुद एक्सेलरेट हो रहा है। तो जो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर मतलब ये जो पर्सन है जो खुद सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, खुद एक्सेलरेशन में है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब देखो, ये अगर इतना तुम समझोगे तो बहुत सिंपल है। ओके, जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर ध्यान दोगे तो ये बहुत सिंपल है। अभी आपको एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो ये धीरे धीरे कहानी अगर मैं इसको यूज करता जाऊँ तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अभी आप इतना ही ध्यान में रखिए, इनर्शियल होता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है न्यूटन्स लॉ में कि मान लीजिए कि ये एक ऐसा एलिवेटर है। एलिवेटर समझते हैं ना, मतलब लिफ्ट है। लिफ्ट में एक जो पर्सन है ऐसा इधर है लिफ्ट में, और यहाँ पर ये जो है ये ऐसा एक लैंप लगाया गया है, इसके अंदर लैंप लगाया गया है। अब मान लीजिए कि ये जो है लिफ्ट यहाँ से टूट के नीचे गिर रही है। ये जो लिफ्ट है वो यहाँ से टूट के नीचे गिर रही है। ओके, यहाँ पे टूट के नीचे वो गिर रही है। बहुत बढ़िया, मस्त, टूट के नीचे गिर रही है। ये टूट के नीचे गिर रही है। तो बात ऐसी है कि अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ये बी है, ये ए है। अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये जो लिफ्ट है वो नीचे आ रही है। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो इसमें होता ये है कि ये लिफ्ट नीचे आ रही है ना। लेकिन अगर मैं इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ये देखो ये तो स्टेबल है, मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब ये पूरा डब्बा नीचे आ रहा है, ये पूरा डब्बा नीचे आ रहा है। तो ये देखो ये पर्सन है यहाँ पे, इसका ए है, ये इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। अभी जो ए है ये इस लैंप को देख रहा है। अगर बी ऑब्जर्व करे तो ये ए और ये लैंप दोनों नीचे आ रहे हैं। लेकिन अगर ए ऑब्जर्व करे तो ए क्या बोलता है? ए बोलता है कि ये तो रुका हुआ है अपनी जगह पे, क्योंकि ए के साथ में ये भी नीचे आ रहा है, दोनों साथ में नीचे आ रहे हैं। तो ए ये बोलेगा ही नहीं कि ये लैंप जो है वो नीचे आ रहा है, क्योंकि देख यहाँ पे इसको मैंने वायर को कट कर दिया, ऐसा धड़ाम से नीचे गिर रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, मतलब बहुत जोर से नीचे गिर रहा है ये। लेकिन बात ऐसे कि दोनों साथ में गिर रहे हैं ना, तो इसको इसका मोशन फील ही नहीं होता। अब ये जो है खुद एक्सेलरेट होकर के नीचे आ रहा है, मतलब इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया वो नॉन इनर्शियल हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया इसका हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये नीचे आ रहा है ब्रो। अगर नीचे आ रहा है तो ये इसको ऑब्जर्व कर ही नहीं पा रहा हो। ये बोलता है कि ये तो मेरे साथ नीचे आ रहा है। इसकी मोशन ए के कंपैरिजन में ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मोशन कुछ भी नहीं है। लेकिन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए का मोशन कुछ ना कुछ तो है, और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लैम्प का भी मोशन नीचे आ रहा है, मतलब इसका भी मोशन हो रहा है। लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मोशन कुछ भी नहीं है। तो ऐसा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा होता है। जैसे ये क्या बोलेगा? नहीं, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, ऐसा बोलेगा कि भैया ग्रेविटी का फोर्स एक्ट हो रहा है तो ये नीचे आ रहा है। लेकिन ये दोनों अगर एक दूसरे को देखेंगे तो ये बोलेंगे इसके कंपैरिजन में ये रुका हुआ है, इसके कंपैरिजन में ये रुका हुआ है। मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉस फॉलो नहीं हो रहे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ फॉलो हो रहे क्या? नहीं। लेकिन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉस फॉलो हो रहे। ऐसी कहानी। समझा? क्लियर हो गया गोलू? समझा? सर थोड़ा है डिफिकल्ट, लेकिन अगर सोचेगा तो समझेगा। ओके, चलो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको मैंने समझाया सब कुछ यहाँ पर। ओके, चलो अभी यहाँ पर फोर्सेस के टाइप की बात की गई है। यहाँ पे। तो फोर्सेस की बात अगर मैं करूँ तो हाँ, चलो इसमें आपको समझाता हूँ। मैं फोर्सेस की मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैं फोर्सेस की बात करता हूँ। तो फोर्सेस के टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं ना। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस? टाइप्स ऑफ फोर्सेस है ना।
टाइप्स ऑफ फोर्सेज होते हैं, तो इसमें दो चीज़ें होती है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फोर्सेज होते हैं, इसमें दो चीज़ें होती है ना। मतलब वैसे देखा जाए तो इसमें कैसा होता है कि इसमें पहला जो हम फोर्स पढ़ते हैं वो होते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया अपना। उसके बाद में कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स होता है। समझ में आ रहा है? एक और होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक होता है ग्रेविटेशन, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, होता है न्यूक्लियर फोर्स। ओके, ऐसे फोर्सेस होते हैं। तो बात ये ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेविटेशन में ऐसा कंसेप्ट है कि ग्रेविटेशन बेसिकली ये मास को, जहाँ पर मास है वहाँ पर तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा, है ना। अब जिस वस्तु के पास में मास है तो उसके पास में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में काम आता है, मतलब प्लैनेट हो गया उस केस में, है ना। तो तुम ऐसा बोलोगे अगर कि मान लीजिए मेरे पास में क्या है, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर एक 10 किलोग्राम का मास है और मैं बोलता हूँ यहाँ पे 20 किलोग्राम का मास है। अब दोनों में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे कैपिटल G लेता हूँ मैं, 10 × 20 करता हूँ, उन दोनों में डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो G आ गया, उसके बाद में 200 आ गया डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ओके, तो यहाँ पे आ गया कितना 50 50G, ऐसा है ना। F = 50G होगा, है ना, 50G होगा। मतलब ये यहाँ पर दो, अब G की वैल्यू आपको बताएगी 6.67 × 10⁻50 आ गया, इसमें 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर्स पर kg स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर कंसेप्ट है, ऐसे यहाँ पर कंसेप्ट है। तो दो, अब यहाँ पर देखो 50 और ये वैल्यू, तो ये 10⁻11 है, तो ये कुछ भी, मतलब ये वैल्यू कुछ निग्लिजिबल है ये, समझा। कि अगर मैं 10 और 20 का 10 और 20 के बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूँ तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है ब्रो, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, समझे, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है ना, एकदम निग्लिजिबल है। तो इस केस में क्योंकि इसका जो G का वैल्यू है ना, वो G का वैल्यू इतना निगेटिव है ना, इतना छोटा वैल्यू है 6.67 × 10⁻11, इसको ओवरकम करने के लिए कम से कम ऐसा प्लेनेट का मास लगता है। तो अर्थ का मास 10⁻24 किलोग्राम, है ना, मतलब सन का मास, मून का मास तो 10⁻15, 10⁻20, 10⁻25, 10⁻30, ऐसे रेंज में मास लगेगा, तब जाकर के ओवरकम होता है, तब जाकर के दिखता है, तब जाकर के एग्जिस्ट होता है ना, समझा, ऐसा होता है। अब उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब सिंपल होता है यहाँ पर कि, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मान लीजिए कि हर एक एटम, है ना, हर एक एटम के अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फ्लो होता रहता है ना। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैसा होता है? फ्लो होता है। वहाँ पर अगर फ्लो हो रहा है तो इसके बीच में क्या रहेगा? एक इंट्रैक्शन रहेगा, मतलब एक फील्ड तैयार करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, तो वो बाकी जो चीज़ें हैं उसको एक्सपीरियंस करती है। तो यही से तैयार होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाकी चीज़ें फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। समझ में आ रहा है? उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब मान लीजिए इसमें एक लॉ होता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ, है ना, कूलम्स लॉ होता है इसके अंदर कूलम्स लॉ नाम की एक चीज होती है, कूलम्स लॉ, है ना, इसके अंदर कूलम्स लॉ नाम की चीज होती है, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में कैसा होता है कि मान लीजिए कि मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस का अट्रैक्शन, यहाँ पर कैसा होगा? मैसेज का अट्रैक्शन। यहाँ पे मैं तुमको कूलम्स लॉ बता देता हूँ, उसमें चार्जेस का अट्रैक्शन होगा। चार्जेस में मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, मान लीजिए यहाँ पर Q2 है, तो इन दोनों के बीच में अगर वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में निकालने की कोशिश करते हो वो होता है 1/4πε0, और यहाँ पे आता है Q1 × Q2 बाय r का स्क्वायर, है ना, Q1 Q2 × r का स्क्वायर। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर इस प्रकार से ये काम करता है, इस प्रकार से काम करता है। ओके, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ग्रेविटेशन में कैसा होता है? ग्रेविटेशन में एक ही चीज़ है, मतलब अट्रैक्शन दो अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन में कैसा होता है? अट्रैक्शन दो अट्रैक्शन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रिपल्शन भी दिखता है, इसमें अट्रैक्शन भी दिखता है, दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखती है अपने। समझा गोलू? समझा? क्लियर है? अब न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब एक
एटम का जो रेंज होता है ना, देखिए ये एटम है, समझा, यहां पर एक एटम है, ये देख, ये तेरा न्यूक्लियस है और ये शेल्स है, ये न्यूक्लियस है और ये अपने शेल्स है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर शेल्स है, समझा गोलू, समझा, न्यूक्लियस है और यहाँ पर शेल्स है। तो यहाँ पर देखो मैं बोलता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं लेता हूँ मतलब मान लीजिए 10 प्रोटॉन है, 10, अरे यार देख यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं लेता हूँ 10 प्रोटॉन है ना, और बाकी 10 न्यूट्रॉन्स लेता हूँ मैं यहाँ पर, बाकी अपना पूरा इलेक्ट्रॉन का इधर क्लाउड है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, ऐसा पूर्ण आपका गणित है केमिस्ट्री वाला, ओके, ऐसा अपना क्लाउड इधर है। अब होता ये है न्यूक्लियर फोर्स में कि इसका पूरा जो मास है वो तो इसके अंदर ही पूरा इंक्लूडेड है, बाकी तो इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है। अब सारा जो उसका मास है वो कहाँ पर, सेंटर में है, उसके सारा जो मास कहाँ पर है, उसके सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर पूरा उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड है। अब बात ऐसी है कि इसमें एक बहुत ही शानदार एक फिनोमिनॉन हो रहा है, वो फिनोमिनॉन ये है कि जो अपना प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में यहाँ पर तेरे को देख, अगर 2 प्रोटॉन साथ में हैं, अगर 2 प्रोटॉन साथ में हैं तो उसके अंदर कितना भयानक रिपल्शन रहेगा, कितना भयानक रिपल्शन रहेगा। रिपल्शन इतना है कि ये पूरे न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देगा ना, न्यूक्लियस को तो अनस्टेबल कर देगा, समझा, ये न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देगा। तो लेकिन फिर भी न्यूक्लियस कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर 10, देखो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी जो एटम है वो स्टेबल है ना, एकदम स्टेबल। तो स्टेबल क्यों है, उसके अंदर तो प्रोटॉन है, 10 है, 12 है, 20 है, इतने सारे प्रोटॉन है, उसका मतलब तो वहाँ पे रिपल्शन होना चाहिए था। रिपल्शन अगर है तो वहाँ पे तो वो तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। क्यों रहता है स्टेबल, स्टेबल इसलिए रहता है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस है, हमने इसको नाम दिया न्यूक्लियर फोर्सेस। यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस है तो हमने बोला न्यूक्लियर फोर्स। अब इसका रेंज काफ़ी छोटा होता है, लेकिन ये बहुत काम वाली चीज़ है ना, ये एकदम ये काम की चीज़ है अपने, क्योंकि ये न्यूक्लियस को स्टेबल बना रही है, क्योंकि वो न्यूक्लियस को स्टेबल बना रही है। न्यूक्लियस को कैसा बना रही है, वो स्टेबल बना रही है चीज़, समझा, समझा गोलू, क्लियर हो गई बात। ऐसा होता है, न्यूक्लियस को स्टेबल बना रही है, तो इसी को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इसमें इंटरेक्शन होता है, इसके अंदर होता है बीटा डीके, है ना, मतलब बीटा डीके इसके अंदर होता है। तो बीटा डीके में कैसा होता है कि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन कभी कभी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन में, मतलब इसके अंदर एंटी न्यूट्रिनो एक कंसेप्ट होता है, एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो, ऐसा कंसेप्ट होता है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ऐसा कंसेप्ट होता है इसके अंदर। एक एंटी न्यूट्रिनो होता है, एक न्यूट्रिनो होता है, ऐसी बातें यहाँ पर होती है। अब एंटी न्यूट्रिनो मतलब कैसा कि प्रोटॉन है वो अपने मतलब उसके अंदर से चार्ज बाहर निकलता है, और न्यूट्रॉन के अंदर से भी चार्ज, न्यूट्रॉन भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसके अंदर बीटा डीके चलता है ताकि वो मतलब फोर्स को बैलेंस कर पाए, प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स का है उसको बैलेंस कर पाए। तो ये बीटा डीके का प्रोसेस पूरा अंदर चलता है, एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन तैयार होता रहता है, और इसी की वजह से ये न्यूक्लियस जो स्टेबल रहता है वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स तैयार होता है। समझा, बात क्लियर हो गई, चलो ऐसा होता है, ओके। तो ये सब कुछ आपको मैंने बताया। इसके अंदर और भी एक फोर्स है, लेकिन वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भैया कौन सा फोर्स है, ओके। और यहाँ पर और एक बात की, रियल एंड सूडो फोर्स है ना, रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स की यहाँ पर बात की गई है, तो आपको समझाता हूँ रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स। तो ये जो रियल फोर्स है, रियल फोर्स में ये क्या बोलते हैं कि जो फोर्स हमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नजर आता है, ऑब्जर्व होता है, तो उसको हम बोलते हैं रियल फोर्स। समझा, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल फोर्स बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल फोर्स, उसको हम बोलते हैं रियल फोर्स, उसको हम बोलते हैं रियल फोर्स। समझा, उसको हम रियल फोर्स बोलते हैं। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फोर्स मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, तो उसको मैं बोलता हूँ रियल फोर्स, ओके। जैसे यहाँ पर पार्टिकल गोल गोल घूम रहा था, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, और मैं उसको देख रहा था, तो उसका जो मोशन है ना, तो उस मोशन में मैं क्या बोलता हूँ, उस मोशन में मैं बोलता हूँ कि ये पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है सेंटर की तरफ। इस पार्टिकल के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है,
सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है सेंटर की तरफ, समझा? यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है सेंटर की तरफ, समझा? तो इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या बोलेंगे? इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बोलेंगे, इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बोलेंगे रियल फोर्स। लेकिन वही अगर पार्टिकल खुद मतलब जो ऑब्जर्वर है वो खुद अगर वहां पे जाके बैठ गया और खुद अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे उसको एक फोर्स फील होता है, और वो फोर्स होता है बाहर की तरफ, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ, मतलब सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स होता है, सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है वहां, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी एक्सपीरियंस होगा जब पार्टिकल यहाँ पे आके बैठेगा। लेकिन यहाँ पर आके बैठने के बाद में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, समझ में आ रहा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब पार्टिकल अगर है, पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो उसकी जो मोशन है मतलब वो खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो वो एक आउटवर्ड फोर्स फील करता है। अब ये जो फोर्स है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व ही नहीं होता, तो जो फोर्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व नहीं होता, सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व होता है, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। बस इतना ही है इसके अंदर, रियल एंड सूडो फोर्स के अंदर, है ना? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना? तो देखो होता कैसे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब जो कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब वो कैसा होता है? पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है ना? मतलब देखो यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल, आप इसको आपने कैसे यहाँ पर लेके गए आप, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यहाँ पर मतलब है क्या? नहीं। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है ना? ऐसा होता है। ओके, चलो यहां पर दिया हुआ है, हाँ देखो यहां पर बोला गया है, यहां पर अपने बुक में पेज नंबर 54 पे बोला गया है। हाँ देखो यहां पर अपने बुक में पेज नंबर 54 पे, अपने बुक में पेज नंबर 54 पे एक पैराग्राफ है, इस लेफ्ट साइड में पैराग्राफ है, वहां पर दिया गया है, वहां पर क्या दिया गया है कि क्या बोला है? देखो यहां पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ, है ना? ऐसा तो अगर पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर आपने ऐसा वर्क डन किया है ना, वहां पे जो फोर्स है तो वो कैसा हो जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है ना? कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, if work done by or against a force is independent of the actual path, the force is said to be conservative force। ऐसा हो, मतलब जो फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर कोई फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा होता है। ओके, ऐसी चीज यहां पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम इसको थोड़ा समरी टाइप ही इसको हम करवाने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है, उसको हम ऐप के अंदर ही उसको डिवाइड कर करके पढ़ाने वाले। ओके, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं समझो। चलो एक और चीज़ आपको देता हूँ। चलो इसमें और एक मैं आपको बता देता हूँ। विषय ऐसा है, कंसेप्ट ये है इसके अंदर, कोई बात नहीं। हाँ चलो ओके, चलो मैंने देख लिया अभी क्या क्या है इसके अंदर, तो चलो कोई बात। चलो इसमें बढ़ते आगे। इसमें और एक कंसेप्ट ऐसा है कि
एक अपना स्प्रिंग के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी अपने को दी गई है। स्प्रिंग के बारे में जानकारी अपने को दी गई है कि देखो कि मैं स्प्रिंग की अगर बात करता हूँ यहाँ पे, ये अपने एक न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन काम में आता है। अगर मैं स्प्रिंग की बात करता हूँ, स्प्रिंग में कैसा होता है, अगर मैं स्प्रिंग की बात करूँ तो स्प्रिंग में कैसा होता है, चलो स्प्रिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्प्रिंग में ऐसा होता है कि इसमें अगर आप इस स्प्रिंग को आप कॉम्प्रेस करेंगे, है ना, तो ये एक आउटवर्ड फोर्स आपके ऊपर लगाएगा, है ना, तो ये आपको आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। और उसी स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करेंगे, तो ये आपको ऊपर एक इनवर्ड फोर्स लगाएगा। आ रहा समझ में? मतलब किसी स्प्रिंग के ऊपर हमने फोर्स लगाया तो ये अपने को एक अपोजिशन वाला फोर्स देता है, और ये जो अपोजिशन वाला फोर्स है वो डिपेंड करता है उसके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। मतलब आपने उसको कितना खींचा, मान लीजिए आपने उसको x डिस्टेंस खींचा है, तो उसके अंदर जो फोर्स तैयार हुआ है, इंटरनल जो फोर्स उसके अंदर तैयार हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट x, है ना, ऐसा हो। तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट, और यहाँ पर आएगा k। अब ये k क्या है, इसको आप बोल सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कैसा होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होता है f अपॉन x। तो ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, f अपॉन x, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट आप। ओके, इसका अगर यूनिट की मैं बात करूँ तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन अपॉन मीटर, ये इसका यूनिट बनेगा, ये होता है अपना स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, ऐसा होता है। इसमें और भी एक कंसेप्ट है कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, मतलब जब तक बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं होता तो जो मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अपने को 10th में भी हमने एग्जांपल दिया था, हमने एक एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m1 है, और जो u1 वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल कर रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास m2 है और वो u2 वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल कर रहा है, ओके। अब हुआ क्या कि ये दोनों आकर के टकराए, यहाँ पर टकराए, मतलब कोलिजन हुआ, है ना, कोलिजन हुआ। तो लॉ ये कहता है कि जो मोमेंटम होता है सिस्टम का, तो वो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम होता है। अब देखो ये बिफोर कोलिजन, इसका अगर मोमेंटम की मैं बात करूँ तो ये P1 है, तो P1 का वैल्यू आएगा m1u1 प्लस m2u2, ये आएगा इसका मोमेंटम का वैल्यू, आने वाला है, सॉरी, हाँ, m2u2, वेरी गुड। हाँ, अब अगर कोलिजन हो गया, अब कोलिजन के बाद में थोड़ा सा वेलोसिटी में बदलाव हो गया, मास तो वही रहेगा, इसका मास m1 रहेगा, इसका मास m2 रहेगा, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है v1 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी v2 हो जाएगा। ओके, ये इसका वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी है, ऐसा होता है। ओके, तो जो मोमेंटम है सेकंड केस में, अगर मैं उसकी बात करूँ तो अगर मोमेंटम है सेकंड केस में, तो उसमें ऐसा होता है कि पहले वाले का m1 v1 है ना, दूसरे वाले का होता है m2 v2। ओके, ऐसा होता है। अब इसमें ये मोमेंटम आपने को प्रूव करना है कि P1 इक्वल टू P2 है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। मतलब देखो ये पहली वाली बॉडी है, उसने दूसरी वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, और दूसरी वाली बॉडी पहली वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, है ना। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, है ना। तो ये पहले वाले का जो फोर्स है ना, पहले वाले के ऊपर जो फोर्स लगा कर मैं उसकी बात करता हूँ, है ना। पहले वाले के ऊपर जो फोर्स लगा, सिंपली फोर्स की बात करते हैं, मतलब पहले वाले के ऊपर जो फोर्स लगा वो, और दूसरे वाले के जो फोर्स लगा वो, तो ये दोनों निगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका सेम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले वाले का अगर मोमेंटम मैं देखूँ, मोमेंटम के फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला कि m, मतलब मान लो m1 लिया मैंने, यहाँ पर मैंने v1 लिया, मैंने u1 लिया, और मैं यहाँ पर लेता हूँ t, है ना, t, मतलब इसका एक्सेलरेशन चेंज होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ मैं m2, यहाँ पर मैं m2 लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लेता हूँ, इसका मोमेंटम भी चेंज हुआ ना, तो इसका फाइनल वेलोसिटी v2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है, और यहाँ पर टाइम आ गया t, है ना, समझ में आ गया, टाइम आ गया t। तो बात ऐसे, यहाँ पे टेंशन टाइम हो गया कैंसिल, यहाँ पे टाइम हो गया कैंसिल, टाइम कैसे हो गया, कैंसिल हो गया। तो बात ऐसी है, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, है ना, निगेटिव साइन रह गया, निगेटिव साइन कैरी करो, यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा, ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, ओके। मतलब इसको मैं m2 v2 करता हूँ और प्लस m2 u2 करता हूँ, है ना।
तो निगेटिव साइन अगर मैं लेके जाता हूँ तो -m2v2 बनेगा, -m2u2 बनेगा। ओके, यहाँ पर आएगा m1v1 -m1u1। क्लियर है बात? क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे m1v1, तो इसको मैं लेके जाता हूँ, यहाँ पे आएगा m2v2, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये इधर लेके जाता हूँ मैं, ये आएगा m1u1, ये आएगा, हाँ, और ये माइनस साइन था ना भाई, ये माइनस साइन था, ये पहले माइनस था, है ना, ये -m2u2 है ना, तो ये प्लस बनेगा, तो ये बनेगा m2u2 ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका इनिशियल मोमेंटम, ये आपका फाइनल मोमेंटम, कोलिजन के बाद भी मोमेंटम वही रहेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है कंजर्व रहता है। ओके, तो ऐसी सारी बातें हैं। देखो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, चैप्टर ये काफ़ी बड़ा है, इसको एक झटके में कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने पेड बैचेस भी लाए हैं आपके लिए। जितना पॉसिबल हो सके हम यूट्यूब के ऊपर पढ़ाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समस्या आती है, मतलब थोड़ी सी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर टाइम वगैरह सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारी पेड बैचेस है, तो न्यू बैच आपके लिए है 11th वालों के लिए, वहाँ पे आप इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे हम जितना पॉसिबल हो सके उतना कंटेंट पढ़ाते रहेंगे। बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, उसके ऊपर हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।